जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार टॉपर्स IQ के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम आप लोगों को MTS SSC MTS के एग्जामिनेशन में जो भी GK GS से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, उन क्वेश्चनों की आज मैराथन की हमारी 11वीं क्लास है। इस मैराथन का एक ही उद्देश्य है कि हम आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सके। देखिए, क्लासेस को तरीका हम पर डे जिस तरीके से कि इसका एक ही मोटिव है कि हम पुराने क्वेश्चनों को पहले यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज के नए सिरे से जो नई सीरीज है उसको हम करेंगे। देखिए, कल का हमारा क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन, कि आखिर मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद दीन पनाह पुस्तकालय से गिरने की वजह से हुई। दीन पनाह पुस्तकालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसकी स्थापना 1553 में किसके द्वारा किया गया था? इसकी स्थापना हुमायूं के द्वारा किया गया था। मैंने आपको बताया 1553 में इसकी स्थापना किया गया और 1556 में इसी से गिरकर किसकी डेथ हुई थी? हुमायूं की डेथ हुई थी। हुमायूं के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको क्या क्या बताया था कि 4 भाग पूछेगा कि पहला मुगल कालीन मकबरा, पहला मुगल कालीन मकबरा जो है, सबसे पहले मकबरा निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मुगल काल में मकबरा निर्माण हुमायूं के समय में शुरू किया गया। आखिर हुमायूं का मकबरा कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। मैंने आपको क्या बताया था? हुमायूं क्या करता था? हुमायूं त्यौहार को मनाता था। कौन सा त्यौहार मनाता था आपका? तो हुमायूं रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया करता था। रक्षा बंधन का त्यौहार मनाया करता था। हुमायूं के बारे में मैंने आपको बताया, ये किसमें विश्वास करता था? ज्योतिष में। पूछेगा कि आखिर ज्योतिष में विश्वास करने वाला कौन सा मुगल कालीन शासक था? तो हुमायूं। ये 7 दिन, जो सप्ताह के 7 दिन होते थे, इन 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहना करता था। बाबर का शासनकाल मैंने क्या बताया था? मुगल वंश का जो संस्थापक था, वो मुगल वंश का संस्थापक हमारा बाबर था। क्या? बाबर। बाबर का पूरा नाम कभी कभी पूछता है, तो बाबर का पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर, ये बाबर का पूरा नाम है। तो हुमायूं का भी पूरा नाम होगा, तो हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन हुमायूं। क्या? नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं। और इनका विवाह किसके द्वारा हुआ था? इनकी वाइफ कौन थी? इनकी वाइफ थी आपका हमीदा बानो बेगम। कौन? हमीदा बानो बेगम। उसके बाद मैंने बताया था, जो हमीदा बानो बेगम है, ये किसकी पुत्री थी? तो ये मीर बक अली की। क्या? मीर बक अली की पुत्री थी। क्या? मीर अली की पुत्री थी। किसकी? मीर अली की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। आपको मैंने बताया इनका पुत्र कौन था? तो इनका पुत्र था अकबर। अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर पुत्र था हमीदा बानो बेगम, यानी हुमायूं का पुत्र था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब के राजा, पंजाब में एक जगह अमरकोट है, वहाँ के राजा वीरसाल के ही यहाँ हुआ था। पंजाब के जो राजा थे वीरसाल, यानी अमरकोट के राजा वीरसाल थे, उनके यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई जो हुई थी, ये पानीपत की लड़ाई थी। लेकिन राजा बनने के बाद हुमायूं का पहला अभियान था 1531 में कालिंजर अभियान। कालिंजर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, महोबा में अवस्थित है। इतनी बातें मैंने आपको यहाँ से बताया था। अब हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कल का था, द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया? यानी डुअल पॉलिसी थी, किसको द्वारा समाप्त किया गया? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। द्वैध शासन की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। माउंट बेटन के बारे में मैंने क्या बताया था? जो भारत का विभाजन हो रहा था उस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड माउंट बेटन। कर्जन के बारे में मैंने क्या बताया था? बांटो और छोड़ो की नीति किसकी थी? कर्जन की थी। उसके बाद कर्जन के समय में क्या हुआ था? बंगाल में विद्रोह हुआ था। बंगाल विभाजन का समय कर्जन का था। 1905 में बंगाल का विभाजन का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। उसके बाद लॉर्ड रिपन, जो प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा शुरू किया गया। देखिए, आपका प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? ये तो शुरू किया गया था लिटन के द्वारा, लेकिन इस पे प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया?
पूछेगा कि प्रेस एक्ट को प्रतिबंधित किसने किया। तो जो प्रेस एक्ट था इसे प्रतिबंधित किसके द्वारा किया गया, तो रिपन के द्वारा। यानी रिपन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, प्रेस एक्ट को प्रतिबंधित करने का जो कार्य था ये रिपन के द्वारा किया गया। प्रेस एक्ट को लिटन के द्वारा शुरू किया गया, इसको प्रतिबंधित करने का कार्य रिपन के द्वारा किया गया। दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था, दास प्रथा का अंत, ये महत्वपूर्ण है, ये अकबर के शासनकाल में दास प्रथा का अंत हुआ था। ठीक, वैसे दास प्रथा का अंत किसके द्वारा हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। ठीक, इतनी मैंने आपको क्लासेस में बताया था। उसके बाद पूछा था कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 1235, और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी लिया गया आपका अमेरिका के संविधान से। यानी तीनों ऑप्शन मेरा सही था। ये कल के क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पूछेगा कि आखिर मौलिक अधिकार, देखिए पूछेगा कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, क्या एक प्रस्तावना का विचार ये किस देश से प्रेरित है, तो प्रस्तावना का विचार यूएसए से आया है। लेकिन प्रस्तावना की अगर लैंग्वेज यानी इसकी भाषा पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। एक चीज और क्या बताया था, विधि का निर्माण, विधि या कानून का निर्माण जो है ये किस देश से लाया गया था, तो ये लाया गया था इंग्लैंड यानी यूके से। लेकिन पूछेगा कि विधि द्वारा स्थापित क्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किस देश की देन है, तो ये विधि द्वारा आप स्थापित प्रक्रिया ये लाया गया था आपका जापान से। कहाँ से लाया गया था, जापान से लाया गया था। आपको पता होगा जापान से हम लोग एक चीज़ और लाए थे, क्या जापान से हम लोग क्या क्या लाए थे, जर्मनी से मैंने कहा लाया था आपातकाल। आपातकाल की प्रक्रिया का जिक्र कहाँ से आया है, जर्मनी से। जर्मनी से लाया गया है। उसके बाद क्या बताया था मैंने, आखिर प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर वाला सब चीज़ें नहीं पूछता है, उसको पता है कि लोग फंसेंगे कहाँ। मैंने आपको क्या बताया, DPSP या इसी को बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। क्या, नीति निर्देशक तत्व। ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। इतनी बात मैंने आपको कल के क्लासेस में बता चुका था। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है। पेपर में आपको इस चीज़ को बहुत गौर से देखना है कि पेपर में क्या कह रहा है। तो आखिर पंचायतों का जिक्र भाग 9 में है, ये तो सही है। नगर पालिका का जिक्र 9 के क में है, ये भी सही है। सहकारी समितियां 9 के ख में, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10 में नहीं है। भाग 10 में जो जिक्र किया गया है SC और ST के क्षेत्र से है। क्या, जनजातियों SC और ST से संबंधित भाग 10 में है। और अधिकरण जो है ये संविधान के किस भाग में है, तो अधिकरण का जिक्र है आर्टिकल नंबर 14 का क। आर्टिकल नंबर 14 के क में अधिकरण का जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या हो सकता है, तो जो 14 नंबर आर्टिकल भाग है, संविधान का भाग जो 14 कहता है, ये संघ और राज्यों की सेवाएं, क्या, संघ और राज्य की जो सेवाएं हैं इसके बारे में जिक्र करता है। इसका मतलब क्या, UPSC और UPPCS का जिक्र किसमें कहा गया है, भाग 14 में। मैंने आपको क्या बताया था, भाग 15 के बारे में जिक्र किया गया था। इसमें किसकी बात किया गया था, निर्वाचन की बात किया गया है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, संविधान का महत्वपूर्ण भाग पूछता है 17 कभी कभी, तो राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 के बाद पूछ सकता है आपसे भाग 18, जो संविधान का भाग 18 है, ये किससे संबंधित है, आपातकाल।
आपातकाल मीन्स दैट इमरजेंसी की प्रक्रिया भाग 18 में है, जो कि जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के संविधान से? जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद जो संविधान का भाग 1 मैंने बताया, तो यह क्या बताता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी जो संघ और राज्य क्षेत्र यानी आपके जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है, वो किस में किया गया है? भाग 1 में। हमारे कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 8 क्या है? हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 1 के भाग 2 में क्या बताया गया है? वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते का जिक्र जो है भाग 2 में किया गया है। संविधान का भाग 3 में क्या बताया गया है? जो भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है, यानी जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में मैंने क्या बताया था? भाग 4 में हमारा जिक्र है डीपीएसपी का जिक्र किया गया है। भाग 4 के क में क्या बताया था? मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र है। भारत के वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर जो 280 है, इसमें वित्त आयोग का गठन का बात किया गया है। वित्त आयोग का जो पहले हेड थे, आपको मैंने क्या बताया था? वित्त आयोग के पहले हेड है आपके केसी नियोगी जी। कौन? केसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। इस समय वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष हैं? 15वें अध्यक्ष वो आपके कौन से हैं? एनके सिंह, यानी नंद कुमार सिंह जी आपके वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 256 के बारे में 356, 352, 52 में 4 जोड़ेंगे 56 आएगा और 56 में 4 जोड़ेंगे 360 आएगा। ये कैसे याद होगा? देखिए 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल, यानी नेशनल इमरजेंसी जो है वो किस में लगेगा? तो वो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में लग गया। उससे 4 जोड़ेंगे तो राजकीय आपातकाल आ जाएगा। क्या इसमें क्या जिक्र है? राजकीय आपातकाल। ये तो आपका देश में लगता है, तो ये आपका कहाँ लग जाएगा? ये आपका राज्यों में लग जाएगा। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को बताते हैं कि यहाँ पे इस राज्य को आंतरिक को खतरा है, तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य में यहाँ पे आपातकाल का अनुमोदन करते हैं। तो 360 में क्या है? वित्तीय इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 में है। पूछता है कि आखिर आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार बचते हैं? तो आपातकाल के समय जो हमारा आर्टिकल नंबर 20 और 21 है, इसे नहीं हटाया जाता है। यानी पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद नहीं हटता है, तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 को आपातकाल के दौरान संसद नहीं हटाती है। यानी इतनी बातें मैंने आपको कल के वीडियोज में बताया था। अगला क्या है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत मैग्मा, मैंने आपको क्या बताया था? इसकी पृथ्वी की सतह है, इसके नीचे क्या भरा रहता है? इसमें द्रव भरा रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा। सब यही मैग्मा बाहर निकलता है ज्वालामुखी के रूप में, इसे हम लोग बोलते हैं लावा। क्या? लावा। लेकिन जिस मुख से निकलता है, इस मुख को हम लोग क्या बोलते हैं? यही है हमारा क्रेटर। पूछेगा क्रेटर क्या होता है? तो क्रेटर इसका मुख होता है, यानी लावा। ठीक, इतनी बातें हम आपको कल बताए थे। द्रवीभूत के बारे में बोल रहा है, द्रव हमारा क्या है? मैग्मा हमारा द्रव है। अगला क्या पूछा था? वरलुंग जंगपो किस नदी को कहते हैं? तो मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी को वरलुंग जंगपो नाम से तिब्बत में जाना जाता है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा से निकलती है। उसके बाद क्या बताया मैंने कि आखिर सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। कहाँ? मानसरोवर झील जो कि कहाँ पे अवस्थित है? तिब्बत में। वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी क्या है? गोमुख हिमानी से निकलती है। ये भारत की सबसे कौन सी नदी है? लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी जी है। 2525 किलोमीटर की इनकी लंबाई है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक, उसके बाद क्या बताया था? गोदावरी नदी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गंगा। ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। उसके बाद दक्षिण की गंगा। पेपर में पूछेगा कि आखिर दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? दक्षिण की गंगा।
तो आपकी जो कावेरी नदी है वो भी गंगा नदी की भांति बहुत शुद्ध है, इसलिए कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा, क्योंकि इसमें भी कहा रहा है, इसमें भी कहा रहा है, इसका मतलब दक्षिण की गंगा। जब पूछेगा दक्षिणी गंगा तो आप मारेंगे गोदावरी, दक्षिण की गंगा तो कावेरी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। उसके बाद पूछेगा कि आखिर चीन का शोक, पूछेगा कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, क्या चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ह्वांगहो, क्या ह्वांगहो, या जो हमारी पीली नदी है, ह्वांगहो को हम लोग क्या बोलते हैं, पीली नदी, इसी को बोलते हैं चीन का शोक। बिहार का शोक कौन सी नदी को बोलते हैं, बिहार का शोक तो हम लोग जो हमारी कोसी नदी है, कौन सा, कोसी नदी, इसी को हम लोग बिहार का शोक बोलते हैं। क्योंकि कोसी नदी क्या है, अपने रास्तों को बदलाव करने के लिए जानी जाती है, ये कभी भी किसी भी रास्ते से बह सकती है। इतनी बातें हम आपको कल के वीडियो से बताए थे। उसके बाद कल का क्वेश्चन था कि तो जो चारकुला है, कर्मा और पांडव, ये हमारे यूपी के नृत्य हो गए। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था क्या बिहू कहाँ का है, असम का है, घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है, उसके बाद गरबा कहाँ का है, आपका गुजरात का है, लावड़ी कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, कथक आपका उत्तर भारत का हो गया, और कथकली आपका क्या हो गया, केरल। उसके बाद मैंने बताया भांगड़ा कहाँ का है, आपका पंजाब का हो गया, भांगड़ा और गिद्धा। थांगटा कहाँ का है, पूछेगा कभी कभी थांगटा, तो आप लोग बताएंगे मणिपुर का डांस है। उसके बाद पूछेगा रऊफ या कूद नाच बोलेगा, ये कहाँ का है, आपका जम्मू एंड कश्मीर के। इतनी बात हम आपको कल बताए थे। फिर अगला हमारा कल का क्वेश्चन था कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो कोलकाता में कौन सा मंदिर अवस्थित है, दक्षिणेश्वर मंदिर। कोलकाता का प्रमुख नृत्य कौन सा है, लाठी नृत्य। पूछेगा कि लाठी नृत्य कहाँ का है, कोलकाता का नृत्य है। मैसूर कहाँ पे है, इसकी लोकेशन है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है, और जो कि मैसूर यहाँ का एक शहर है। चेन्नई की तमिलनाडु की राजधानी क्या है, आपकी चेन्नई, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। हैदराबाद की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था मैं, अगला क्वेश्चन हमारा था कि पानी से भरे बर्फ में, अगर मान लीजिए पानी से भरा एक गिलास है, अगर इसमें हम बर्फ़ का कोई टुकड़ा डाल देते हैं, जब ये टुकड़ा इसमें पूरी तरीके से डिस्पोज हो जाएगा तो इसका सतह जो है वही रहेगा, यानी इसका सतह अपरिवर्तित रहेगा, सतह घटेगा और बढ़ेगा नहीं। कि प्रति अम्ल पूछेगा, या तो पूछेगा एंटा एसिड, क्या एंटा एसिड, हिंदी में लिखा रहेगा पेपर में प्रति अम्ल लिखा रहेगा, या तो एंटा एसिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यही जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है यही हम लोग एंटा एसिड के रूप में यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला पूछ लेगा MgOH का होल ट्वाइस। उसके बाद आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पूछेगा CaOH का होल टाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, इतनी बातें आपको मैंने बताया था। खड़िया चूना, बुझा चूना, देखिए आपका ये कौन सा चूना है, ये आपका है बुझा चूना, और खड़िया चूना कौन सा है, तो आपसे अगर पूछेगा पेपर में खड़िया चूना तो आपका हो गया CaCO3। उसके बाद पूछेगा आखिर CaO आपका ये हो गया क्या, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो आपका है CaO। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। क्या स्लैग्ड लाइम किसे बोला जाता है, तो बिना बुझे हुए चूने को, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इप्सम लवण का रासायनिक सूत्र MgSO4 × 7H2O, ये हमारा था इप्सम लवण। Na2CO3 ये हमारा क्या था, इसे मैंने क्या बताया था आपको, सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा। पूछेगा कि जो कपड़ा धोने में किस सोडा का प्रयोग होता है, तो सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद क्या था हमारा ZnSO4 × 7H2O, ये हमारा क्या था, ये हमारा आपको क्या बताए थे, जिंक सल्फेट। क्या जिंक सल्फेट, यानी एक हरा कशिश था, एक सफ़ेद कशिश। जब पूछेगा कि सफ़ेद कशिश का फार्मूला कौन सा है, तो आपका जिंक वाला बताना है।
लेकिन जब आपसे पूछेगा कि आखिर हरा कशिश का फार्मूला क्या है, तो आपका फेरस सल्फेट होता है FeSO4 इंटू 7H2O, आपका हो गया हरा कशिश। उसके बाद पूछेगा आखिर नीला थोथा, इसका फार्मूला क्या हो गया, तो आप बताएंगे CuSO4 इंटू 5H2O। फिर पूछेगा कि आखिर कैल्शियम जिप्सम का फार्मूला क्या है। ये अभी कल के पेपर में पूछा गया था, जिप्सम का फार्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसी को गर्म करेंगे आधा पानी निकल जाएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जो POP होता है इसका फार्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। इतनी बातें आपको हम कल बताए थे। ये अभी हम कल के क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर प्रमुख कौन सा है, जो इसमें कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति के बारे में मैंने क्या बताया था, तो ये किसकी बनी होती हैं, सेल्यूलोज की बनी होती हैं। यानी पादप कोशिकाओं में ही केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में केवल क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाएगा, तो आप लोग कह देंगे कि मैग्नीशियम यानी Mg तत्व पाया जाता है। उसके बाद मैंने आपसे बताया था अंतःप्रदिवीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को बोलते हैं क्या ER। इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से आपका होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं पचकती नहीं है, यानी कोशिकाओं का कंकाल, क्या जो कोशिकीय कंकाल है ये कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिकीय कंकाल हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका महत्वपूर्ण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोशिका है, इसके अंदर मान लीजिए सब क्या है, ये आपका लाइसोसोम हो गया है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये सभी पचके न, इसके लिए क्या होता है अंतःप्रदिवीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, इसको पचकने से रोकता है। मैंने आपको गोल्जी बॉडी का काम बताया था, गोल्डी बॉडी यानी जिसके पास बॉडी होगा वो क्या करेगा, गोल्जी बॉडी वो ऊर्जा का परिवहन करेगा, क्या ऊर्जा का परिवहन गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। इतनी बातें हम आपको कल के क्लास में बताए थे। उसके बाद क्या है कि आखिर विश्व भर में 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, क्या युवा दिवस, क्या मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। योग दिवस के बारे में मैंने बताया, जो 21 जून होता है इस दिन पूरे विश्व में योगा डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च 1931 को। क्यों, क्योंकि इसी दिन हमारे महान भगत सिंह, उसके बाद सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों महान को इसी दिन क्या हुई थी, फांसी हुई थी, इसलिए इस दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस। जुलाई के बारे में मैंने क्या बताया था, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाते हैं GST डे, डॉक्टर्स डे। उसके बाद 4 जुलाई को हम लोग मनाते हैं क्या, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद आया था हमारा 12 जुलाई को मलाला यूसुफजाई का बर्थडे। उसके बाद आया था आपका 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं। ठीक, इतनी बातें हम जुलाई के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, ये हमारे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि आखिर गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कल के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आखिर गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। जो आपका श्रीगुप्त है यह हमारा गुप्त वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त प्रथम यही क्या थे, मौर्य वंश के संस्थापक। जो मौर्य वंश है इसके संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इन्हें क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त जो फर्स्ट हैं इन्हें बोला जाता है क्या,
चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम बता रहे थे, ठीक। उसके बाद क्या है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश के द्वारा एक गुप्त संवत भी चलाया गया था, एक शक संवत था, एक गुप्त संवत था, एक विक्रम संवत था। इतने संवत के बारे में हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं आखिर वंश को कौन कौन से संबंधित है। जैसे आपका है इंपॉर्टेंट क्या, लोहार वंश। इसके संस्थापक कौन है, संग्राम राज। उसके बाद पूछता है कि यादव वंश के संस्थापक कौन है, तो आपके जो विल्लभ 5 ये यादव वंश के संस्थापक होंगे। उसके बाद पूछेगा आखिर मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक बाबर हैं। उसके बाद पूछता है आखिर कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, क्या कण्व वंश के संस्थापक कौन है, तो जो कण्व वंश है इसके संस्थापक आपके हैं वासुदेव। कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें वह आ रहा है तो यहाँ भी वह है। कण्व वंश के संस्थापक आपके कौन होंगे, वासुदेव। उसके बाद पूछेगा कि आखिर कर्ण वंश के संस्थापक जो वासुदेव हैं ये किसी और वंश के संस्थापक हैं क्या, चौहान वंश के संस्थापक क्या हैं, चौहान वंश के संस्थापक। ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। इतनी बातें आज की क्लासेस से हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अगला क्या है, गंधक का अणुसूत्र। गंधक पूछेगा या पूछ सकता है आपका, गंधक हम लोग किसे बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सल्फर को गंधक बोला जाता है। इसका अणुसूत्र पूछेगा, क्योंकि सल्फर को हम लोग क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। लेकिन सल्फर को हम लोग किससे लिखते हैं, S8 से। कैसे लिखते हैं, S8 से सल्फर को लिखा जाता है। इसका अणुसूत्र पूछा है, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये सल्फर का अणुसूत्र हो गया। अब सल्फर के बारे में हम बताते हैं। पूछेगा कि आखिर गंधक का अम्ल किसे बोलते हैं, गंधक का अम्ल। जो गंधक का अम्ल है ये हम लोग बोलते हैं H2SO4। ये क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे हम लोग बोलते हैं H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, गंधक का अम्ल। एक आपको मैंने बताया था परम्यूटिक अम्ल हम लोग किसे बोलते हैं, तो HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन H से हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन, Cl से हो जाएगा हमारा क्लोराइड। आखिर हाइड्रोजन क्लोराइड और कहाँ पाया जाता है, तो ये पेट में पाया जाता है। इसका pH वैल्यू होता है 2.4 यानी सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ये पेट में पाया जाएगा, यानी पेट में पाया जाने वाला हाइड्रोजन क्लोराइड कैसा होगा, अम्लीय माध्यम का होगा। फिर आपसे हम बात करते हैं परम्यूटिक एसिड, आपका गंधक का अम्ल हो गया। अब हम बात करते हैं अपना अगला अम्ल क्या है, NaCl। ये हमारा क्या है, नमक। जो हम लोग साधारण नमक खाते हैं उसका फार्मूला है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या, सोडियम जो क्लोराइड है ये हम लोग जो साधारण नमक खाते हैं उसका फार्मूला है। फिर बात करते हैं आखिर हमारा जो बेकिंग सोडा होता है यानी NaHCO3। ये हम लोग खाने वाला सोडा है। कौन सा, खाने वाला सोडा। इसका फार्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए प्यारे मित्र, हम बात जो करते हैं यहाँ पे वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बाकी फर्जी की बातें इस चैनल का उद्देश्य है ही नहीं। उसके बाद जैसे हो गया क्या, ये आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा के बारे में मैंने बताया Na2CO3, ये आपका क्या है, धावन सोडा। या तो धावन सोडा बोलेगा या बोलेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या, सोडियम
कार्बोनेट। आखिर पूछेगा कि अमोनिया का फार्मूला क्या है, किसका, अमोनिया का फार्मूला क्या है। तो अमोनिया का फार्मूला आपका होता है NH3। उसके बाद पूछ सकता है कि मेथेन का फार्मूला क्या है। तो जो आपका CH4 होता है यही होता है मेथेन। प्राकृतिक गैस जो होता है उसमें हमारा होता है मेथेन। पूछेगा कि आखिर कृत्रिम विधि से जो फल पकाते हैं उसमें एक फार्मूला क्या होता है, जो C2H2 होता है। ये हमारा कौन सा होगा, एसिटिलीन। C2H2 एसिटिलीन होगा। इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से जो फल पकाया जाता है उसमें क्या होता है, हमारा एसिटिलीन होता है। ठीक, इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि आखिर दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, क्या, किसी भी अनुपात में, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है। देखिए, जब हम मान लीजिए एक पदार्थ आपका ये हो गया और एक पदार्थ ये हो गया, हम इसका कुछ मात्रा लिए, इसका कुछ मात्रा मिले, दोनों को मिला दिए, यानी कोई पदार्थ की मात्रा फिक्स नहीं है, तो इससे हमारा बनेगा क्या, मिश्रण। क्या, मिश्रण। लेकिन मान लीजिए यही दोनों पदार्थ हैं, इसमें से मैंने एक भाग निकाला इसमें डाल दिया और इसका एक भाग निकाल के इसमें डाल दिए, तो इससे क्या बनेगा, यौगिक। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को, जब बोलेगा कि समान मिश्रण को, क्योंकि इसमें से एक निकाला गया है, इसमें से एक निकाला गया है, यानी समान मिश्रण जब निकाले जाएंगे तो बनेगा हमारा यौगिक। क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। देखिए, यौगिक क्या होते हैं, यौगिक होते हैं दो या दो से अधिक, हम केवल दो से प्लस लिखते, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के क्या होते हैं, पदार्थों के समान मिश्रण से बनते हैं। कैसे, समान मिश्रण से बनते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समान भाग। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने एक सेब निकाला, यहाँ से एक सेब निकाला, इनको मिला दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यौगिक। लेकिन एक सेब यहाँ से निकाले और यहाँ से आधा सेब निकाले, तो इससे क्या बनेगा, हमारा मिश्रण बनेगा। जैसे मिश्रण के बारे में बताते हैं, तो मिश्रण क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए वायु हमारा क्या है, मिश्रण। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का अनुपात कुछ और है, नाइट्रोजन का अनुपात कुछ और है, यानी वायु जो हमारा एक मिश्रण हो गया। वायु के अलावा जिसे हम क्या बनाए, शरबत बना दिए। शरबत क्या हो गया, मेरा एक मिक्सचर हो गया। कैसे, क्योंकि इसमें चीनी और पानी का अनुपात कुछ फिक्स नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, मिश्रण। लेकिन यौगिकों के बारे में जैसे बताते हैं, यौगिक के बारे में क्या, जैसे हमारा यौगिक क्या हो गया, H2SO4, ये हमारा क्या हो गया, यौगिक। इसमें फिक्स है कि हाइड्रोजन 2 अनुपात में निकाला गया होगा, सल्फर को 1 अनुपात में, ऑक्सीजन को 4 अनुपात में, इससे बन गया मेरा H2SO4। HCl मेरा क्या हो गया, यौगिक। यानी जितने भी हम तत्वों के बारे में नाम जानते हैं, उनसे जो मिल के बनते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को देखो, दो या दो से अधिक तत्वों के समान मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक। पदार्थ बोलेगा या तो यही बोल देगा दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण को, किसको, तत्वों के मिश्रण को, समान मिश्रण को हम लोग बोलते हैं क्या, यौगिक। आपसे गैस के बारे में बात किया है, गैस में कौन कौन सी आती हैं, आपको पता होगा। ऑक्सीजन क्या है, हमारी गैस है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। ये सब हमारे क्या है, गैस। ठीक, ये मतलब होता है नाइट्रोजन, ओ मतलब होता है ऑक्सीजन। तत्व क्या होते हैं, यानी जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सभी हमारे क्या है, तत्व हैं। मैंने आपको बताया था जब आवर्त सारणी पढ़ा रहा था, अक्रिय गैसों के बारे में, क्या, अक्रिय गैसों के बारे में बात किया था। तो अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, जो अक्रिय गैस हैं, तो पहला मैंने क्या बताया था, हीलियम, यानी मतलब नियान, AR मतलब आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। क्या आपका हो गया हीलियम, हीलियम मतलब He, Ne मतलब मेरा हो गया नियान, उसके बाद हमारा हो गया AR मतलब हो गया आर्गन, ये हमारा हो गया क्रिप्टॉन, उसके बाद Xe, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन के बाद ये मेरा आ गया जेनान,
उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, रेडान। पूछेगा कि ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो प्रकृति में पाई जाती है, तो जेनान जो है ऐसी अक्रिय गैस है जो प्रकृति में पाई जाती है। कहाँ पे, प्रकृति में, यानी हमारे वायुमंडल में ज़ेनान गैस पाई जाती है। पूछेगा कौन सी अक्रिय गैस है जो जिसका वाह्यतम कोश पूर्ण नहीं है, तो हीलियम है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। कितना, 2। तो आप देखेंगे इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मात्र 2। यानी इसके बाहरी कोश का अष्टक पूरा नहीं है, यानी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी हीलियम का अष्टक पूरा नहीं है, बाकी सब का अष्टक पूरा है। पूछेगा कि अक्रिय गैसों की आखिर संयोजकता कितनी होती है, क्या इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो जो 0 है ये अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। अक्रिय गैसों के बारे में बता दिया। अक्रिय गैस किसी से मिलकर यौगिक नहीं बनाते हैं, केवल ज़ेनान एकमात्र ऐसी है जो यौगिक बनाता है। क्या, यौगिक बनाता है, यानी ये दूसरे तत्वों के साथ मिल भी जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया किसे कहा जाता है। देखिए जो हाइपरमेट्रोपिया है, एक है आपका क्या, मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया मतलब क्या होता है, मायोपिया यानी पिया के पास, ये मोरे पिया है, पिया मतलब पिया के पास। इसमें क्या होता है, जिसमें जिस चीज़ का जिक्र होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि मतलब नज़दीक दिखता है, यानी इसमें हमारा क्या होता है, निकट की वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है। निकट की वस्तु क्या होती है, विजिबल होती है, यानी दिखाई देती है। लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमारी दिखाई नहीं देती हैं। क्या, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष में मायोपिया बोलते हैं, इसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस आपका इस प्रकार से होता है, यानी अवतल लेंस क्या होता है, दबा हुआ होता है। क्या, दबा हुआ होता है। आपको दिख रहा होगा ये दोनों साइड से क्या हो गया होगा, दब गया है ऐसे, यानी दबा हुआ लेंस आपका हो गया अवतल लेंस। अब हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष को। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि जो दूर दृष्टि दोष होता है, इसमें दूर की दृष्टि यानी दूर की वस्तु हमें अच्छी तरीके से क्या होती है, दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु जो है हमें नहीं दिखती है। नज़दीक की जो वस्तु है ये हमें नहीं दिखती, यानी दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसे हम लोग दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि आपका उत्तल लेंस इस आकृति का होगा। उत्तल लेंस कैसा है, आपका उभरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये कैसा है, ये उभरा हुआ है। उभरा हुआ कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। दबा हुआ कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। उसके बाद आपसे है जरा दृष्टि दोष। एक बात है क्या, जरा दृष्टि दोष। देखो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद आपका है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये किसे बोलते हैं, ये हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष को। इसमें क्या होता है, आपको दूर की वस्तु भी नहीं दिखेगी, नज़दीक की वस्तु नहीं होगा। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपका बाइकॉन्वेव यानी द्वि अवतल, यानी उत्तल और अवतल लेंस दोनों प्रकार का लेंस यूज होता है। कौन सा, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का लेंस होता है। कैसे, एक चश्मा रहेगा, इसमें आपका नीचे लगा रहेगा उत्तल लेंस, इसके ऊपर लगा रहेगा आपका अवतल लेंस, इससे दूर होता है जरा दृष्टि दोष। एक होता है आपका नेत्र में, पता है कि आखिर नेत्र कमज़ोर क्यों होता है, जो विटामिन ए होता है उसकी वजह से हमारी आँख की रोशनी बराबर बनी रहती है। उसके बाद आँख की रोशनी के बारे में कुछ चीज़ें और है, पूछता है कि आखिर आँख की निकटतम दूरी, यानी आँख कितने दूरी तक देख सकता है। पूछेगा कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या, अस्पष्ट दृष्टि की
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो आपका है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। यानी हम लोग अपने नंगी आंखों से, नग्न आंखों से हम लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी को आराम से देख सकते हैं। यानी नेक्ड आई से हम लोग 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को आराम से देख सकते हैं, यानी इतनी दूर तक हम लोग स्पष्ट पढ़ सकते हैं। ठीक। उसके बाद पूछता है आखिर हमारा नेत्र कैसा है। जो मानव नेत्र है ये किस प्रकार का नेत्र है, ये आपका है उत्तल लेंस। कैसा है? उत्तल लेंस। जो मानव नेत्र है वो कैसा है? उत्तल लेंस है। ठीक। अब हम बात करते हैं नेत्र के बारे में कुछ चीज़ें और। जैसे नेत्र में हम लोग कौन सा चीज़ दान करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोला आपको हम नेत्र दान कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या दान कर रहा है? आपका कॉर्निया दान कर रहा है। क्या? कॉर्निया। नेत्रदान में हम लोग क्या करते हैं? कॉर्निया को दान करते हैं। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? ये उत्तल लेंस होता है, आपका नेत्र लेंस होता है। नेत्र का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, जो कि रेटिना पे बनता है। वहाँ के द्वारा हमारे दिमाग को उसको सीधा करके, यानी आभासी और सीधा करके दिखाया जाता है। ठीक। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि आखिर बीबी का मकबरा, सबकी बीबी होती हैं, उनका मकबरा कहाँ पे अवस्थित है। तो बीबी का मकबरा जो अवस्थित है ये अवस्थित है औरंगाबाद में। इसको आखिर बनवाया किसने था? ये औरंगजेब की बीबी है। क्या? औरंगजेब की बीबी है। इनका मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद। क्योंकि औ से औरंगजेब, औ से औरंगाबाद दोनों आपको सेम दिख रहा होगा। उसके बाद आपको आखिर पता होगा जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जौना खां की याद में किया था। किसके याद में? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना किया था। किसकी याद में? जौना खां की याद में। जौना खां की याद में किया था। उसके बाद हैदराबाद के बारे में मैंने क्या बताया? हैदराबाद और जो सिकंदराबाद है। क्या? हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या बोला जाता है? जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी। देखिए एक नाम से लग रहा होगा, जुड़वा राजधानी हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोला जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। गोमती नदी के किनारे मैंने आपको क्या बताया था? जो लखनऊ है ये भी आपका गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। फतेहपुर सीकरी में क्या है? आपका अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, वो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। यानी जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था तो 7वीं शताब्दी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। बीबी के मकबरे के बाद जैसे आता है आखिर जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे है? लाहौर में अवस्थित है। उसके बाद पूछता है अकबर का मकबरा कहाँ पे है? बाबर का मकबरा कहाँ पे है? तो मैंने आपको क्या बताया? बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में है। उसके बाद पूछता है आखिर जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में मैंने क्या बताया? हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में अवस्थित मिलेगा। कहाँ पे? दिल्ली में अवस्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो शेर शाह का मकबरा है आपका सासाराम में। सासाराम को आपको पता होगा बिहार में अवस्थित है। ये क्या है? इस समय सबसे तेज ग्रोथ कर रहा है बेचारा बिहार। शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम में हो गया। उसके बाद कार्नवालिस का मकबरा, ये आपका कहाँ पे है? गाजीपुर में हो गया कार्नवालिस का मकबरा। फिर पूछता है आखिर शेर शाह का मकबरा, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा, अकबर, बाबर, हुमायूं का मकबरा। फिर पूछता है बहादुर शाह जफर। क्या? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह फर्स्ट का मकबरा कहाँ पे है? रंगून में है। रंगून यानी म्यांमार। पहले म्यांमार को किस नाम से जानते थे हम लोग? वर्मा नाम से जाना जाता है। ठीक।
उसके बाद पूछता है आखिर मुगल वंशों में मैंने क्या बताया था, बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल में है। ठीक है, पहले बाबर जो कहाँ दफनाया गया था, आराम बाग में दफनाया गया था। ठीक है, इतनी बातें हम आपको बता दिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मैंने सबसे पहले बताया था जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पे केवल कॉर्बेट लिखा गया है, इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो आपका उत्तराखंड में, यूके यानी उत्तराखंड में अवस्थित भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसे रामगंगा नदी, पूछेगा कि आखिर रामगंगा नदी किस नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती हैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। सिमलीपाल और भीतरकनिका, सिमलीपाल और जो भीतरकनिका है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उसके बाद हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आपका लोकेशन है झारखंड की लोकेशन में हजारीबाग नेशनल पार्क है। उसके बाद आपका ये क्या लिखा गया है? दचिंगम। क्या? दचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? क्या? दचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो दचिंगम नेशनल पार्क आपका है लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर में दचिंगम नेशनल पार्क है। उसके बाद सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? तो सबसे जो ज़्यादा नेशनल पार्क है वो लोग संख्या में कितनी है? 7। किसके पास है? असम। असम में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? वो भी राज्यसभा की सीटें भी हमारी कितनी है? 7 असम में राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक, असम के बारे में मैंने बताया, ये 7 सिस्टर्स में आती हैं। असम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 126 के आसपास हैं, शायद डाटा मुझे याद नहीं, 126 है। यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14 है। कितनी? लोकसभा की सीटें आपकी हैं 14। इतनी बातें आपको याद रखना है। जैसे असम के बारे में कोई आप पूछता है तो आखिर मानस नेशनल पार्क, क्या मानस नेशनल पार्क पूछेगा। उसके बाद देहिंग पटकई, देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में, मानस, देहिंग पटकई, डिब्रूगढ़ साइखोवा, क्या? डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क हमारे कहाँ पे हैं? असम में अवस्थित है। पूछेगा कि आखिर मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी हमारा कहाँ पे है? असम में अवस्थित है। उसके बाद पूछ सकता है आपका मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क के बारे में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आपका इस समय जो मध्य प्रदेश का है क्या? कूनू नेशनल पार्क। ये बहुत चर्चा में है, क्यों? क्योंकि यहाँ साउथ अफ्रीका से क्या लाए गए हैं? चीते लाए गए हैं। यानी टाइगर का स्टेट किसे बोला जाता है? मध्य प्रदेश के। सर्वाधिक चीते हमारे कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीती लाई गई थी। क्या? एक चीती लाई गई है, वो कहाँ पे है? कूनू नेशनल पार्क में है। उसके बाद नेशनल पार्क के बारे में कुछ और पूछता है, जैसे पेरियार कहाँ पे है? तो पेरियार नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? केरला। यानी जो हमारा यार होगा वो क्या खाएगा? केला खाएगा, केला। यानी यार हमारा क्या खाएगा? केला। ठीक, पेरियार नेशनल पार्क हमारा कहाँ हो गया? केरल में अवस्थित है। उसके बाद अन्नामलाई, मधुमलाई, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई या पूछे मधुमलाई, यानी जितना मलाई होगा, मधुमलाई, मलाई जितना मिलेगा वो सब कहाँ जाएगा? आपका तमिलनाडु। अन्नामलाई और मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? तो ये हमारे हैं तमिलनाडु में। यानी जब आप किसी से मिलने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मलाई मिलेगा। ऐसे याद रखिए, जितना मलाई आएंगे सब कहाँ जाएंगे? आपके तमिलनाडु क्षेत्र में जाएंगे। ठीक, इतनी बातें हम आपको बताए थे। एक मात्र नेशनल पार्क है मणिपुर नेशनल पार्क। कौन? आपका मणिपुर में है। कौन सा नेशनल पार्क? जो एकमात्र कैसा है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो मणिपुर में है। वो एकमात्र कैसा है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक,
इतने पार्क के बारे में आपको शायद समझ में आ गया होगा। आप पूछता है आखिर गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गिर नेशनल पार्क आपका है गुजरात में। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? बोरीवली नेशनल पार्क ये हमारे महाराष्ट्र में है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे ऐसे नेशनल पार्कों के बारे में हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आखिर इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? यानी जो आपका सदाबहारी क्रांति, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सदाबहार क्रांति। ये इंद्रधनुषी क्रांति को हम लोग क्या बोलते हैं? सदाबहार क्रांति। आखिर इसका संबंध किससे है? तो जो इंद्रधनुषी क्रांति है उनका संबंध किससे है? आपका हरित क्रांति, नीली क्रांति यानी श्वेत क्रांति, इन सभी क्रांतियों से संबंध हमारा है इंद्रधनुषी क्रांति का। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध मेन क्या है? आखिर हरित क्रांति। क्या? हरित क्रांति को हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। अब कैसे हम आपको बताते हैं, देखिए जो हरित क्रांति है, आखिर हरित क्रांति आई कब थी? 1967 में आई थी, एक साल के लिए 1968 या 69, ऐसे लोकेशन दिया रहेगा। 1967 से 68 दिया रहेगा या तो आपको 69 भी लिखा रहेगा, तो आपका ऑप्शन यही समय हुआ। आखिर हरित क्रांति आने से हुआ क्या? इसमें सबसे पहले क्या फायदा हुआ? उन्नत गेहूं के फसलों पर गेहूं की पैदावार क्या हो गई? बढ़ गई। इसमें किस प्रकार के बीज प्रयोग किए गए? हाई यील्ड वैरायटी। कैसा? HYB प्रकार के उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाई यील्ड वैरायटी, यानी उन्नतशील बीज, उन्नतशील किस्म प्रकार के बीज को प्रयोग हम लोग हरित क्रांति में किए थे। हरित क्रांति के आखिर शब्द के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन जो बोरलॉग है, जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये आपके हरित क्रांति के पूछेंगे कि भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो गए। एक है आपके MS स्वामीनाथन। ये क्या है? ये आपके भारत में हरित क्रांति के पिता हैं आपके MS स्वामीनाथन। जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये पूरे विश्व के पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन हैं, तो आपके हो गए नॉर्मन बोरलॉग। ये आपके हैं USA के, लेकिन रहते कहाँ थे? मैक्सिको के रहने वाले थे। ठीक, इतनी बातें आपको हम बताए थे। आखिर नीली क्रांति का संबंध क्या है? मछली पालन, आपको पता होगा मत्स्य पालन का उद्देश्य क्या है? नीली क्रांति। श्वेत क्रांति का पालन का उद्देश्य क्या है? दुग्ध क्रांति। दूध यानी ऑपरेशन फ्लड, दूध कैसा होता है? सफ़ेद। नीला क्या होता है? मछली आपकी नीली कलर की होती है, यानी श्वेत क्रांति। उसके बाद क्रांतियों से संबंधित जैसे लाल क्रांति, ये आपकी टमाटर उत्पादन से है। आपको पता होगा टमाटर कैसा होता है? लाल लाल होता है, यानी टमाटर क्रांति, लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपकी संबंधित हो गई दूध से संबंधित हो। ठीक है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्रांति, सदाबहार क्रांति, ये सभी क्रांतियों की जननी है, यानी जो हरित क्रांति हम लोग इसे बोलते हैं सदाबहार क्रांति। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि वह राज्य जहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर हमारा विधान परिषद नहीं है? मैंने आपको क्या बताया था? एक ट्रिक बताया था, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में हमारा विधान परिषद नहीं है। मैंने क्या बताया था ट्रिक? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। कैसे? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी से मेरा क्या हुआ था? आंधी से मेरा हो गया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से मेरा हो गया था महाराष्ट्र। आंधी में छाता ऊपर से आपका हो गया यूपी, उड़ा से हो गया उड़ीसा, यानी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। हाँ देखो, ये तो आपको मैं ट्रिक बताई, थोड़ा उल्टा बता दिया। देखिए आपको मैं एक मैप के माध्यम से बताता हूँ 6 राज्यों में है क्या क्या। ये थोड़ा ट्रिक जो है पुराना लग गया। देखिए कौन से राज्यों में आपके विधान परिषद की सीटें नहीं है, तो तमिलनाडु में विधान परिषद की सीटें नहीं है।
देखो एक मैप अगर मान लीजिए हम भारत का बनाने की कोशिश करते हैं तो ये भारत का हमारा मैप हो गया। तो आपका इधर महाराष्ट्र हो गया, उसके नीचे कर्नाटक हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, इधर आपका तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्या आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक और यूपी और बिहार, क्या यूपी और बिहार, यानी कितने राज्यों में हो गई? 6 राज्यों में। ये आपका यूपी बिहार हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, इधर कर्नाटक हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, इधर आपका क्या है? तेलंगाना। यानी 6 राज्यों में क्या क्या है? यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपका महाराष्ट्र आ गया, यूपी के बाद आपका बिहार हो गया, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी 6 राज्यों में आपकी विधान परिषदें हैं। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कैसे? आपका यूपी में सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीट है, वो भी कितने सीटें हैं विधान परिषद की? तो आपको बताना है कि 100 सीटें यूपी में विधान परिषद की हैं। कितनी? 100 सीटें, यानी टोटल की टोटल 100 सीटें। यहाँ पर विधानसभा की कितने सीटें हैं? 403 + 1 यानी 404 सीटें यूपी में सबसे ज़्यादा हर चीज़ की सीटें हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है? अध्यादेश, जो आपका अध्यादेश है यानी ऑर्डिनेंस जारी करता है राष्ट्रपति 123 के तहत। क्या है? 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश को जारी करता है इमरजेंसी के टाइम। लेकिन जो आर्टिकल 312 है, इसमें मैंने क्या बताया था? आर्टिकल नंबर 312 के तहत मैंने क्या बताया था आपको? आप लोग हमें बताइएगा। आर्टिकल नंबर 213 तो जारी करता है, मुझे राज्यों का जो राज्यपाल है ये जारी करता है अध्यादेश किसके तहत? आर्टिकल नंबर 213। इसका 2 को पहले ले आएंगे तो आ जाएगा हमारा 213 कर देंगे, हमारा राज्यपाल का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 312 में मैंने क्या बताया था? संघ लोक सेवा आयोग, क्या यूपीएससी के बारे में जो मैंने बताया था वो आर्टिकल नंबर 312 में बताया था। लेकिन फिलहाल मुझे ये कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ से काट देते हैं। आप लोग देख के मुझे बताइएगा। तो मैंने क्या बताया था? आर्टिकल नंबर 89 और 93 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आर्टिकल नंबर 89 में क्या बताया था? सभापति और उपसभापति। और जो हमारा 93 था ये लोकसभा का जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष, क्या लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल नंबर 89 में जिक्र किया गया है। मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था 124, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। हाई कोर्ट के बारे में किसका जिक्र करता है? 214 आपका बताता है किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में। फिर बात करते हैं कि आखिर हमारा जो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 52। ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक। पकानिको का द्वयोदशम से मैंने बताया था राष्ट्रपति के संबंधित सभी चीजें। राष्ट्रपति के बारे में 61 है आपका क्या? महाभियोग है। राष्ट्रपति का जो क्षमादान होता है ये 72, यानी 72 लोगों को क्षमा करता है, यानी आर्टिकल नंबर 72 हमारा क्या हो गया? क्षमादान से संबंधित हो गया। फिर हम बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के हो गए, तो आपसे हम बात किए थे कि सरला यानी संसद के बारे में जिक्र किसके में किया गया है? 79 में। और राज्यसभा के बारे में जो जिक्र किया गया है आपका 80 में। और लो से यानी लोकसभा का जो जिक्र किया गया है 81 में। ये इसका टिक था क्या? सरला। सरला मतलब स से संसद, र से राज्यसभा और ल से हमारा हो गया लोकसभा। आर्टिकल नंबर 127 में मैंने क्या बताया था? तदर्थ न्यायाधीश, यानी जो एडहॉक जज होंगे उसके बारे में जिक्र आर्टिकल नंबर 127। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 यानी 65 साल की उम्र तक। लेकिन जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनका आखिर कार्यकाल कितना होता है? 62 साल की उम्र तक, 6 से लेकर के 62 साल के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको कम से कम 10 साल तक क्या रहना पड़ेगा? या तो 10 साल तक आप किसी जगह वकील रहें, या तो 5 साल तक आप क्या रहें? जज रहें। 5 साल तक आप कहीं पे न्यायाधीश रहें, या तो 10 साल तक आप जज रहें। इसके तहत आप बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को पहले न्यायाधीश आपके कौन थे? हीरा लाल जेकानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे।
ठीक। आपको मैंने बताया था हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन कौन थी। आपको मैंने बताया था हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। ठीक, पहली महिला जो न्यायाधीश थी। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो आपका जो है लीला सेठ। क्या? लीला सेठ पहली मुख्य न्यायाधीश। ठीक, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो जो आपका 20 दांत होते हैं ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। कैसे? जो आपका दांत होता है, मैंने दांत के बारे में क्या बताया था, आपका इंसीजर, केनाइन, उसके बाद प्री मोलर और मोलर। कितने प्रकार के? इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। यानी जो आपका मोलर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बुद्धि का दांत। क्या? बुद्धि का दांत। यानी जो बुद्धि का दांत होता है ये हमारा कब निकलता है? एकदम जब हम लोग बुद्धि आ जाएगी, यानी जब एक अवस्था ऐसी आ जाएगी हम लोग बच्चे नहीं रह जाएंगे तो हमारा क्या निकलता है? मोलर। प्री मोलर इंसीजर का काम करता है चीड़ फाड़ करना। जो जंगली जानवर होते हैं उनमें मेन काम होता है इंसीजर का। केनाइन का काम क्या करता है? केनाइन का मेन कार्य होता है हमारा किसी चीज़ को क्या करना है? काटना। जैसे हम लोग रोटी काटते हैं वो काम मेरा केनाइन को हो गया। प्री मोलर के बारे में आपसे हम बता चुके हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुधीर मन कब क्या? सुधीर मन कब क्या है? अभी एसएससी जो एमटीएस का एग्जाम है उसमें पूछा गया है। जो बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां थी मैंने आपको क्या क्या बताया था? सुधीर मन कप क्या है? थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। उसके बाद मैंने फुटबॉल से संबंधित क्या बताया? डेविस कप, डूरंड कप। देखो फुटबॉल से क्या है हमारा? डूरंड कप। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। या पूछेगा फीफा कप किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, रोवर्स कप किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, शायद रोवर्स कप आपका हॉकी से है, ध्यान दीजिएगा। आपका इससे फुटबॉल से संबंधित कप बता दीजिए। बैडमिंटन से मैंने क्या बताया? बैडमिंटन से बताया सुधीर मन कप, ठीक है, डेविस कप। उसके बाद आपका क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफियां हैं क्या क्या? आपका होता है एसेज कप। एसेज कप किससे हो गया? क्रिकेट से संबंधित। उसके बाद आपसे आता है ट्रॉफी, यानी विजय हजारे ट्रॉफी। ये हमारा क्रिकेट से संबंधित हो गया। उसके बाद पूछता है आखिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी संबंधित हमारा क्रिकेट से हो गया। उसके बाद हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11। क्रिकेट में मेरा हो गया 11 प्लेयर। ठीक है, फुटबॉल में कितना प्लेयर? 11 प्लेयर। बैडमिंटन में प्लेयरों की संख्या 1 और 2 होती है। ठीक, इतनी बातें हम आपको पिछले क्लासेस में भी बता चुके थे। तो यहाँ पे हमारी क्लासेस आज समाप्त होती है मित्रों। आशा करता है कि ये क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।